Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Kamran Jameel and we are discussing graph theory and its application. Subject it is a complete subject और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 3 है। ये हमारी रेफरेंसेस बुक हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं अपने लेक्चर्स के लिए और एक्सरसाइज के लिए। आप भी इनको फर्दर डिटेल के लिए इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। आज की ये आउटलाइन है आज के लेक्चर की। आज हम कुछ कॉमन क्लासेस ऑफ ग्राफ्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड एक दो रिजल्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फाइनली जो है कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके लिए होंगी जिनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर होगा। स्टार्ट करते हैं जी। कॉमन क्लासेस ऑफ ग्राफ्स। जी हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है जी पाथ ग्राफ की। तो हम चलिए जी डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ जी है जिसका ऑर्डर n है और हम अपने वर्टिसेस को इस तरह लेबल करते हैं लाइक v1 v2 अप टू vn। इस तरह के v1 और v2 के दरमियान एज मौजूद हो, इसी तरह v2 और v3 के दरमियान एज मौजूद हो एंड सो ऑन vn-1 अप टू vn के दरमियान एज मौजूद हो। अगर तो हम अपनी लेबलिंग इस तरह कर सकें कि कंसेक्टिव नंबर जो हैं उनके दरमियान एजेस मौजूद हों तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं कि ये पाथ ग्राफ होगा। अगर इसके अंदर हमारे इस ग्राफ में का ऑर्डर n है तो इसका जो साइज होगा वो n-1 होगा। याद रखिएगा कि हम अपने आने वाले लेक्चर में पाथ ग्राफ विद ऑर्डर n को हम pn से डिनोट करेंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमारे पास एक P4 है। हम इस ग्राफ को कुछ इस तरह से जो है वो लेबलिंग कर सकते हैं V1, V2, V3 एंड V4। तो आप देख सकते हैं इस लेबलिंग के बाद V1 और V2 के दरमियान एज है, V2 और V3 के दरमियान एज मौजूद है, V3 और V4 के दरमियान एज मौजूद है। तो ये लेबलिंग हमारे लिए इस ग्राफ के लिए पॉसिबल है। तो ये हमारे पास पाथ ग्राफ है। चूँकि इसके अंदर 4 वर्सेस है, इसके ऑर्डर जो है वो 4 है, सो वी राइट इट एज P4। सिमिलरली वी हैव P5 एंड P6। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है साइकिल ग्राफ की। साइकिल का मतलब है ये है कि हमारे पास ऐसा पाथ जो है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम होगी, उसको हम साइकिल ग्राफ कहते हैं। फॉर्मूले अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एक ग्राफ जी है जिसका ऑर्डर जो है वो एटलीस्ट 3 है और हम उसके वर्टिसेस को लेबल करते हैं v1 v2 अप टू vn सच दैट देयर इज एन एज बिटवीन v1 एंड v2, v2 and v3, v3 and v4 and vn-1, vn, finally vn and v1। तो अगर ये एजेस जो हैं इस तरह मौजूद हैं तो उस ग्राफ को हम कहेंगे कि ये एक साइकिल है। आसान लफ्ज़ों में ऐसा पाथ जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, आप दे सकते हैं v1 से स्टार्ट हुआ और v1 पे एंड हुआ है, ठीक है। ऐसा पाथ जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको हम साइकिल कहेंगे। अगर हमारे ग्राफ का ऑर्डर या साइकिल जो है उसका ऑर्डर n है तो हम उसको cn से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा साइकिल ग्राफ का ऑर्डर और साइज सेम होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अगर ये हमारे पास v1 है, ठीक है, सॉरी वो v4 हो गया था, हम इसको v1 v2 और ये v3 है। तो आप देख सकते हैं v1 और v2 के दरमियान एज है, v2 और v3 के दरमियान एज है, v3 एंड v4 के दरमियान एज है, फाइनली v4 और v1 के दरमियान एज है। हम v1 पे आगे स्टॉप हो गए, यानी हम v1 से स्टार्ट हुए थे आप देख सकते हैं और फिर v1 पे आगे ही स्टॉप हो गए हैं। तो हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं इसके अंदर, तो हमने इसको C4 से डिनोट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल C5, 5 वर्टिसेस हैं और इसको जो है हमने C5 से डिनोट किया। याद रखिएगा 5 वर्टिसेस हैं, 5 ही एजेस हैं। जिस तरह कि मैंने बताया था कि ऑर्डर और साइज जो है वो साइकिल ग्राफ का सेम होता है। तो इस स्लाइड पे हमने 2 डेफिनेशन की हैं, पाथ ग्राफ की और साइकिल ग्राफ की। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट ग्राफ। अगर हमारे ग्राफ में हर 2 वर्टिसेस के दरमियान एज मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये कंप्लीट ग्राफ है। complete if every two distinct vertices of G are its sum, ठीक है। तो हर 2 वर्टिसेस के दरमियान एज मौजूद होगा तो हम कहेंगे उसको कंप्लीट ग्राफ। अगर ग्राफ का ऑर्डर n है तो हमारे पास नोटेशन कंप्लीट ग्राफ के लिए kn होगी।
याद रखिएगा के एन जो कंप्लीट ग्राफ है उसका और साइज जो है वो मैक्सिमम साइज होता है किसी भी ग्राफ के मुकाबले में, क्योंकि इसके अंदर हर दो वर्टिस के दरमियान जो है वो एजेस मौजूद हैं। तो इसका जो साइज है वो मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम साइज कितना होता है n चूज टू। अगर ग्राफ का ऑर्डर n है तो हमारे पास जो साइज आएगा वो n चूज टू है। n चूज टू का मतलब है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और ये टू जो है वो आई थिंक देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, ये टू नहीं है। तो हमारे पास जो साइज कंसीडर होगा, याद रखना ये एक फार्मूला है कंप्लीट ग्राफ का साइज फाइंड करने का। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर 4 वर्सेस हैं। आप देख सकते हैं हर दो वर्सेस के दरमियान एज मौजूद है। ठीक है, कोई भी दो वर्सेस आप लेंगे तो उनके दरमियान आपको एज यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 है, लेकिन साइज जो है वो 6 है। अगर आप n की जगह पे 4 इस फार्मूले में इंसर्ट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो 6 होगा। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट K6, इसमें 6 वर्सेस हैं। आप देख सकते हैं हर दो वर्सेस के दरमियान में एज मौजूद है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 6 है, और 6 को जब आप इसी फार्मूले में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15, उसका साइज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये है नॉन कंप्लीट ग्राफ की। नॉन कंप्लीट ग्राफ का मतलब है कि हमें दो पेयर कम से कम ऐसे मिल जाएंगे जिनके दरमियान एज नहीं होगा, तो उस ग्राफ को हम नॉट कंप्लीट कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार पेयर्स ऐसे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास वर्टेक्स और वे वर्टेक्स है, इनके दरमियान एज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। जिस तरह हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो हमें जो आंसर आता था वो एक नया सेट आता था। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ की, तो हमारे पास ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद एक नया ग्राफ आएगा। उस नए ग्राफ के जो वर्सेस होंगे वो एग्जैक्टली वही वर्सेस होंगे जो ग्राफ जी के वर्सेस होंगे, लेकिन इसके जो एजेस होंगे वो किस तरह होंगे, या दो वर्सेस के दरमियान एज कब आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी में दो वर्सेस एडजेसेंट होंगे अगर वो दोनों वर्सेस जी के अंदर नॉन एडजेसेंट होंगे। रिपीट करता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी बार से। जी बार के और जी के वर्सेस सेम होंगे, वर्टेक्स सेट सेम होगा, लेकिन एजेस कैसे होंगे, जी बार के अंदर दो वर्सेस एडजेसेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन एडजेसेंट इन जी। जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ की। एग्जांपल से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ जी है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट की सबसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारे पास है जी V1, V2 है, V3 है, V4 है, और ये हमारे पास V5 है। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा V1, ये हमारे पास V2 है, ये हमारे पास V3 है, V4 एंड V5। चलें जी, देखते हैं कि हमारे पास G में हम देखते हैं V1 और V2 और V1 और V2 के दरमियान एज मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में V1 और V2 के दरमियान एज मौजूद नहीं है, यानी कि जो एजेस मौजूद होंगे उनको ख़त्म कर देना है, और जो एजेस नहीं होंगे, ठीक है, उनको हमने इंसर्ट करना है। जैसे V1 और V2 के दरमियान एज मौजूद था जी में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में वो एज नहीं है। इसी तरह V1 और V3 में आप देख सकते हैं एज मौजूद नहीं है, तो हमने V1 और V3 में एज इंसर्ट कर दिया है। इसी तरह V1 और V4 में जी में एज नहीं है, तो हमने V1 और V4 में भी एज जो है वो इंसर्ट कर दी है। V1 और V5 में एज मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में ये एज नहीं आएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं V2 की। अगर बात करते हैं तो V2 और V3 में एज मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन तो कॉम्प्लीमेंट में ये एज नहीं आएगा, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह V2 और V4 में एज मौजूद नहीं है, और ये एज हम कॉम्प्लीमेंट में डाल देंगे। इसी तरह V2 और V5 में एज मौजूद है, तो ये एज हमने रिमूव कर दिया है। तो वो एजेस जो जी में नहीं है वो हमने इंसर्ट कर देने हैं, और जो एजेस हैं उनको हमने रिमूव कर देना है। तो हमारे पास एग्जांपल है अ ग्राफ जी ऑफ ऑर्डर 5। इस ग्राफ का ऑर्डर 5 था और इसका साइज 6 था। ठीक है, अगर हम जी की बात करेंगे और जब कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो याद रखना, चूंकि दोनों वर्सेस जी और जी बार के वर्टेक्स सेट सेम है, तो दोनों का ऑर्डर 5 ही आएगा, लेकिन साइज जो है वो डिफर करेगा, कर सकता है। ठीक है, और इसका साइज जो है वो कॉम्प्लीमेंट का साइज जो है वो 4 है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की, जैसे K5 है, ठीक है, K5 के अंदर K5 पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं। हमें पता है कि K5 में हर दो वर्सेस जो के दरमियान एज मौजूद है, और कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो एजेस मौजूद हैं हम उनको रिमूव कर देंगे। क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में हर दो वर्ड्स के दरमियान एज मौजूद है, तो जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे K5 का तो वो हमारे पास कुछ इस तरह ग्राफ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में सिर्फ हमारे पास वर्ड्स हैं, एजेस नहीं हैं। एजेस इसलिए नहीं है कि सारे के सारे एजेस पहले से मौजूद थे, तो हमने उनको कॉम्प्लीमेंट में ड्रा नहीं करना। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा जब हम कंप्लीट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जिसके अंदर कोई एज नहीं होगा। ऐसा ग्राफ जिसका अंदर कोई एज नहीं होता, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम कहते हैं एम्प्टी ग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई एज नहीं है, जिसका एज सेट एम्प्टी है, उसे हम एम्प्टी ग्राफ कहते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कंप्लीट ग्राफ का ऑर्डर 5 है, साइज 10 है। और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट का साइज अगेन सेम है, आप देख सकते हैं 5 और 5, लेकिन साइज जो है इसका 0 हो गया। पहले का 10 था, मैक्सिमम था, लेकिन दूसरे का 0 हो गया। अगर हम जनरल बात करें तो अगर एक ग्राफ G है, उसका ऑर्डर हमारे पास n है और साइज m है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो G बार जो है कॉम्प्लीमेंट जो है G का, उसका ऑर्डर जो है वो n ही रहेगा, याद रखिए। लेकिन साइज कैसे मैटर फाइंड करेंगे, तो साइज के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला ग्राफ था G, उसके ऑर्डर को माइनस, उसके साइज को माइनस करेंगे n चूज 2 में से, यानी कि n चूज 2 माइनस m जो है वो कॉम्प्लीमेंट का साइज होगा। ये कैसे आया? n चूज 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास एजेस हैं, उन एजेस में से हमने वो माइनस कर दिए जो G के एजेस हैं, यानी कि जिस तरह हमने डेफिनेशन में बताया था, जो एजेस मौजूद हैं उनको रिमूव कर देना और जो मौजूद नहीं है उनको इंसर्ट कर देना। तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ बेसिकली एक ग्राफ ऑपरेशन है, और इस ग्राफ ऑपरेशन को इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद सम अदर ग्राफ ऑपरेशंस। चलें जी, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास एक इसी से रिलेटेड एक हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं। इफ G इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ देन G बार या कॉम्प्लीमेंट ऑफ G इज कनेक्टेड, यानी कि अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कनेक्टेड होगा। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रूफ का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनफॉर्मली ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। हमने कंसिडर किया है कि हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अगर हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि हमारे ग्राफ के कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे। 2 कंपोनेंट है, और हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास कनेक्टेड है। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास G है, और जब G बार का हम कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, जरा उसको मैं इधर ड्रा करने की ट्राई करता हूँ। रिमेंबर दिस इज एन इनफॉर्मल, तो हम स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। G बार को हमने कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड प्रूव करना है, इसको हमने कनेक्टेड प्रूव करना है। ठीक है, कनेक्टेड प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन पता होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन को अगर मैं रिपीट करूं तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर 2 वर्सेस के दरमियान एक पाथ मौजूद हो, उसको हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि G कॉम्प्लीमेंट में कोई भी 2 वर्सेस लें तो हमें एक पाथ लाजमी मिल जाएगा जो उनको कनेक्ट कर रहा होगा। चलें जी, इसका स्केच को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं। ठीक है, पहला केस तो ये है कि हमारे पास 2 वर्सेस हैं, सपोज U और V। ठीक है, आई थिंक ये हमारा पहला केस नहीं, इसको हम सेकंड केस रखते हैं। पहला में हमारे पास केस है कि हमारे पास 2 वर्सेस हैं U और V, और वो डिफरेंट कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं। लाइक ये हमारे पास C1 कंपोनेंट है, ये हमारे पास C2 कंपोनेंट है। तो U जो है वो C1 कंपोनेंट से बिलोंग करता है, V जो है वो C2 कंपोनेंट से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई एज मौजूद नहीं है। एज मौजूद नहीं है, तो जब हम इनके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में अभी हमने इसकी डेफिनेशन रीड की है कि कॉम्प्लीमेंट में जिन वर्सेस के दरमियान एज नहीं होता वो हम इंसर्ट कॉम्प्लीमेंट में एज इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 वर्सेस जो ऑपोजिट कंपोनेंट में है, जो डिफरेंट कंपोनेंट में है, तो उनको हम एक डायरेक्ट एज के जरिए कॉम्प्लीमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्सेस अगर
डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो वो एक एज से कनेक्टेड होंगे, जिसकी मतलब एक पाथ से कनेक्टेड होंगे जिसकी लेंथ 1 होगी। ठीक है, ये हमारे पास था केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 का मतलब है अगेन हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, लेकिन इस बार जो है वो दोनों वर्टिसेस जो हैं वो सेम कंपोनेंट से हैं। ठीक है, चूंकि इसके दो कंपोनेंट हैं तो दूसरे कंपोनेंट में कोई ना कोई वर्टेक्स तो होगा लाजमी, उसको हमने W कह दिया। अब जब हम इस कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास UW और VW एक पाथ मिल जाएगा, मतलब U को V से कनेक्ट करने के लिए। चूंकि U और V इस वक्त एक ही कंपोनेंट में है तो याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पाथ लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन हमने ये शो कराना है कि G कॉम्प्लीमेंट में भी एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हमें पता है कि U और W एज मौजूद नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये एज आ जाएगा। इसी तरह V और W एज जो है वो G में मौजूद नहीं है, तो ये एज जो है वो हमारे पास V और W एक एज आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि V से हम W मूव करेंगे, W से हम U मूव करेंगे, और इस तरह हमारे पास UV पाथ आ जाएगा जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो हमारे पास दो केसेस हैं, हमने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका थोड़ा सा फॉर्मल प्रूफ देखते हैं कि फॉर्मली क्या चीज़ होगी। Since G is disconnected graph, G contains two or more components. Okay, डिस्कस हमने कर लिया है। Let U and V be two vertices of G bar. कॉम्प्लीमेंट में से हमने दो वर्टिसेस ले लिए हैं, हमने ये शो कराना है कि U and V are connected in G bar. Connected का मतलब है कि U और V के दरमियान कोई ना कोई पाथ मौजूद है G कॉम्प्लीमेंट में। केस 1, if U and V belong to different components, तो हमने डिस्कस किया था अगर U और V डिफरेंट कंपोनेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो then U and V are non adjacent in G, तो G में उनके दरमियान H मौजूद नहीं होगा, and so U and V are adjacent in G complement। तो डेफिनेशन के मुताबिक कॉम्प्लीमेंट में उन दोनों वर्ड्स के दरमियान H आ जाएगा, hence G complement contains a UV path of length 1 C। तो केस 1 हमारा कंप्लीट है। जिस तरह हमने केस 2 डिस्कस किया था जरा उसको भी देख लें फॉर्मली। इफ U एंड V बिलोंग टू सेम कंपोनेंट, अब दोनों वर्ड्स जो है वो एक ही कंपोनेंट से हैं, तो जिस तरह हमने बोला था कि एक दूसरे कंपोनेंट जो है C2 में उसके में कोई ना कोई वर्टेक्स होगा। लेट W बी अ वर्टेक्स ऑफ G दैट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ G, देन UW VW डज नॉट बिलोंग टू G, क्योंकि U और V जो है U और V और W एक डिफरेंट कंपोनेंट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये एजेस नहीं होंगे तो कॉम्प्लीमेंट में ये एजेस हमारे पास आ जाएंगे, और इस तरह हमारे पास UW V हमारे पास एक UV पाथ आ जाएगा। और बहुत केसेस में आपने देखा है कि U और V के दरमियान हमारे पास एक पाथ मौजूद है। तो हमने प्रूव ये किया है कि अगर हमारा एक ग्राफ डिसकनेक्टेड होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो लाजमी तौर पर कनेक्टेड हो जाएगा। चलें जी, हमारा पहला रिजल्ट था। उम्मीद है आपको फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीक़ों से ग्राफ इसके प्रूफ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वापस हम कुछ बेसिक ग्राफ फैमिलीज की तरफ आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है बाइपर्टाइट ग्राफ की। ऐसा ग्राफ जिसके वर्टेक्स सेट की हम पार्टीशनिंग टू सबसेट में कर सकें, U और V में कर सकें। इस तरह के ग्राफ का कोई भी एज जो है उसका एक एंड जो है वो U में होगा और दूसरा एंड जो है वो W में होगा। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास बाइपर्टाइट ग्राफ है। अगर मैं डेफिनेशन को रिपीट करूं, ठीक है, a graph G is a bipartite if its vertex set can be partitioned into two subset U and V। यानी कि हमने इसके वर्टेक्स सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड किया? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरी एज ऑफ G ज्वाइंस अ वर्टेक्स ऑफ U, मतलब एक कोना जो है वो उसका U में होगा एंड अ वर्टेक्स ऑफ V, दूसरा एंड जो है वो W में होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे ग्राफ जो है वो हमारा बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, U और W को हम कहेंगे परटाइट सेट कहेंगे। U और W को हम परटाइट सेट कह रहे हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक ग्राफ G है, इसके वर्टेक्स सेट को हमने U सेट में कन्वर्ट किया है, U और W में कन्वर्ट किया है, आप देख सकते हैं।
और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हर एज जो है, फर्ज करें अगर मैं इस एज की बात कर रहा हूँ तो इस एज का जो एक कोना है वो W में है और दूसरा जो है वो U में है। आपको कोई ऐसा एज नज़र नहीं आ रहा जिसका दोनों कोने या U में है या W में है। तो आप देख सकते हैं ये एज है, इसका एक एंड जो है वो W में है, दूसरा जो है वो U में है। तो इस तरह के ग्राफ को हम बाइपर्टाइट ग्राफ कहते हैं। अब बाइपर्टाइट ग्राफ विद पर्टाइट सेट U एंड W। और याद रखिएगा कि हमारे पास हर ग्राफ बाइपर्टाइट नहीं होता है। जिस तरह कि हमारे पास एग्जांपल है C5 की। C5 इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ as its vertex set cannot be partitioned into such subsets U and W। C5 के जो वर्टिसेस हैं उनको हम इस तरह दो सबसेट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कोशिश करेंगे तो हमें एक पेयर ऐसा लाजमी मिल जाएगा जिनके दरमियान एच होगा और दोनों वर्टिसेस या तो U में लाई कर रहे होंगे या W में लाई कर रहे होंगे, इसलिए C5 जो है वो हमारे पास नॉन बाइपर्टाइट ग्राफ है। आगे जी, a disconnected graph is bipartite if and only if each of its components are bipartite। यानी कि अगर हमारे पास डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, सपोज उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, तो वो तीनों कंपोनेंट अगर बाइपर्टाइट होंगे तो हम पूरे ग्राफ को कहेंगे कि वो बाइपर्टाइट है। ये हमारे पास है डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए। चलें जी, बाइपर्टाइट ग्राफ से रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है। रिजल्ट हमें क्या कहता है, जरा इसका स्टेटमेंट देख लें पहले। अ नॉन ट्रिवियल ग्राफ G इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ if and only if G contains no odd cycle। इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो उसने वर्ड यूज किया है नॉन ट्रिवियल ग्राफ का क्या मतलब है। नॉन ट्रिवियल ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ का ऑर्डर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात उसने क्लियर कर दी है कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा जब आपका ऑर्डर जो है वो 2 या 2 से मोर देन 2 होगा। आगे क्या चीज़ है, वो ये कह रहा है कि टू वेज इम्प्लीकेशन है। अगर मैं इस इम्प्लीकेशन की बात करूंगा तो वो ये कह रहा है कि हमारा ग्राफ अगर बाइपर्टाइट है तो उसके अंदर कोई और साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हमारा ग्राफ बाइपर्टाइट है तो उसके अंदर कोई और साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और अगर मैं इस कन्वर्स की बात करूं तो ये कन्वर्स ये कह रहा है कि अगर किसी ग्राफ में कोई ओड साइकिल नहीं है, ओड साइकिल का मतलब है ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ ओड होगी, जैसे अभी हमने बात की थी C5 की। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कोई ओड साइकिल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट ग्राफ है। इसको हम प्रूफ करने की ट्राई करेंगे। इनफॉर्मल स्केच जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वन इम्प्लीकेशन करेंगे कि G इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। ये हमारे पास assumption है। प्रूव हमने करना है कि G has no odd cycle। ये हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले G हमें पता है कि बाइपर्टाइट ग्राफ है, तो हम बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। बाइपर्टाइट ग्राफ है तो हम इसके वर्टेक्स सेट को कुछ इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 2 पर्टाइट सबसेट में। ये हमारे पास U हो गया, ये हमारे पास W होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ याद रखना बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास बाइपर्टाइट ग्राफ है और सपोज कर लेते हैं कि हमारे ग्राफ में एक साइकिल है और साइकिल जो है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सपोज V नोट से ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। V नोट का अगला एंड जो है वो लाजमी तौर पर W में होगा। वापस अगर मैं एक और एज है इसका, ये हमारे पास इस तरह V3 अगेन U में होगा। अब आप देख सकते हैं कि हम V नोट और V3 को नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन के मुताबिक हर एज का एक एंड U में होगा और दूसरा एंड जो है वो W में होगा। अगर मैं यहाँ पे H लगा देता हूँ तो दोनों एंड जो हैं वो U में आ जाएंगे और ग्राफ बाइपर्टाइट नहीं रहेगा। लेकिन हमने अज्यूम किया हुआ है हमारा ग्राफ बाइपर्टाइट है, तो ये साइकिल यहाँ पे एंड नहीं हो सकती, हमें वापस W में आना होगा। हम W में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये V4 आ गया। हाँ, अब हम अपनी जो साइकिल है उसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है। अगर हम इसको क्लोज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस साइकिल की जो लेंथ है वो 4 हो जाएगी। 4 का मतलब है इवन है, और नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आप V4 को हम आगे मूव करते हैं V5 के ऊपर। अगेन हम V5 पे आने के बाद यहाँ से V0 पे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम वापस जाएंगे तो दोनों इस एज का दोनों एंड जो है वो U में आ जाएंगे, जो कि बाइपर्टाइट की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो हमें वापस आना ही होगा W के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया V6 हो गया। तो हम यहाँ पे लाके जब अगर इसको क्लोज करना चाहें तो अगेन आप देखेंगे कि हमारे पास साइकिल की लेंथ जो है वो इवन ही आएगी। तो इनफॉर्मली अब में आपने देखा कि अगर जी बाइपर्टाइट ग्राफ है तो उसके अंदर कोई और साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस इम्प्लीकेशन को जरा हम फॉर्मली देख लेते हैं। If G is bipartite, then there is no odd cycle. ये हम पहले प्रूव करने जा रहे हैं। देखते हैं जी। Let G be a bipartite, so its vertex set could be partitioned into two subsets U and W, such that every edge of G joins a vertex of U and a vertex of W. सिंपली यहाँ तक उसने बाइपर्टाइट की डेफिनेशन है उसको रिपीट किया है, ठीक है। आगे हम कहते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है V0, V1, V2 अप टू Vm एंड V0। याद रखिएगा साइकिल जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। तो यहाँ से V0 से स्टार्ट हुई और V0 पे एंड होगी। ये हमारे पास एक साइकिल है। अब हम इसकी लेंथ चेक करते हैं एंड अज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि V0 जो है वो U में है। अगर आप V0 को W में भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि V0 जो वर्टेक्स है यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो U में है, देन लाजमी तौर पर V1 जो है वो W में चला जाएगा। अगर V1 W में आ गया है तो V2 जो है वो U में चला जाएगा एंड सो ऑन। ये सारा प्रोसीजर कैसे हो रहा है? ये सारा प्रोसीजर बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन को यूज करते हुए हो रहा है, ठीक है। सिंस Vm मस्ट बी इन W, अभी हमने देखा था पिछले इनफॉर्मल प्रूफ में कि जो आपके पास लास्ट वर्टेक्स था, ठीक है, उसको लाजमी तौर पर W में होना चाहिए था। वो अगर W में नहीं होगा तो दोनों एड्ज जो है वो एक ही सेट में U में आ रहे थे, जो कि बाइपर्टाइट की डेफिनेशन के अगेंस्ट था। तो लास्ट वर्टेक्स आई मीन Vm जो है हमारे पास वो मस्ट बी W में होगा। तो साइकिल की जो लेंथ जो है वो मस्ट जो है वो इवन आ जाएगी। तो ये हमारे पास वन साइडेड इम्प्लीकेशन थी। बाइपर्टाइट है तो हमने ये शो करा दिया कि इसके अंदर कोई भी और साइकिल नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसको यूज़ करना होगा। तो आप इसको ज़हन में जरूर रखिएगा। बाइपर्टाइट है तो उसके अंदर कोई भी और साइकिल नहीं है। चलें जी, इसका कन्वर्स प्रूफ करने की हम ट्राई करते हैं। कन्वर्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ नो और साइकिल इन G, then G is a bipartite ग्राफ, यानी एक ग्राफ के अंदर कोई भी ओड साइकिल नहीं है, ठीक है। ओड साइकिल का मतलब है जितनी भी साइकिल्स हैं उनकी लेंथ इवन है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं और इसको मैं इनफॉर्मल वे में डिस्कस नहीं कर सकते। एनीवे देखते हैं। Here we assume that G is connected। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम अपने इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि G कनेक्टेड है। अगर डिस्कनेक्टेड होता तो हमें अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो वो बाइपर्टाइट होगा, अगर उसका हर कंपोनेंट जो है वो बाइपर्टाइट होगा। तो इसलिए हमने सपोज ये कर लिया कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड है। चलें जी, अब हम देखते हैं दूसरा हमारा ग्राफ कनेक्टेड है। हम अपने ग्राफ G में एक वर्टेक्स चूज करते हैं x, ठीक है। हमने अपने ग्राफ में से एक वर्टेक्स चूज कर लिया x। इस x की बेस पे हमने पार्टीशनिंग की, अपने वर्टेक्स सेट की पार्टीशनिंग की। कैसे की देखते हैं। हमने एक सेट U बनाया और उस सेट U में G के वो तमाम वर्सेस ले लिए जिनका डिस्टेंस x से इवन है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा डिस्टेंस फ्रॉम x इज इवन, वो तमाम वर्सेस जिनका डिस्टेंस x से इवन है उनको हमने U में ले लिया, और वो तमाम वर्सेस जिनका डिस्टेंस x से ऑड है, ठीक है, x से ऑड डिस्टेंस में है, उनको हमने W में ले लिया। ऑब्वियसली बात है, जब हम दो वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है। अगर तो आपका हमने हमने एक वर्टेक्स y लिया, x और y के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, अगर वो इवन आ गया तो y जो है वो U में चलाया जाएगा। अगर डिस्टेंस x और y के दरमियान ओड आ गया तो वो y W में चला जाएगा। तो इस तरह हमने अभी पार्टीशनिंग की है इस x को यूज करते हुए, यानी अपने वर्टेक्स सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है।
U और W में। ठीक हो गया। पार्टीशनिंग तो अब हमने कर ली, लेकिन बाइपोटाइट की एक और प्रॉपर्टी थी कि हर एज जो है उसका एक एंड अब U में शो करवाना है और दूसरा एंड शो करवाना है वो W में है। अब हमने ये शो करवाना है। ठीक है, तो इवन और ऑड की हमने पार्टीशनिंग कर ली। अब हमने देखना है कि x किस में आएगा, U में आएगा या W में आएगा। तो हम देख सकते हैं कि x और x का डिस्टेंस आपस में 0 है। ठीक है, तो वो हम कह रहे हैं कि इट फॉलोज दैट x जो है वो u में चला जाएगा। ठीक है, x जो जिसकी बेस में हमने पार्टीशनिंग की थी, तो x जो है वो हमारे पास इस वक्त u में मौजूद है। वी क्लेम दैट एवरी एज ऑफ g ज्वाइंस अ वर्टेक्स ऑफ u एंड अ वर्टेक्स ऑफ w। हम ये क्लेम करते हैं कि अब हमारे पास ग्राफ में जो भी एजेस हैं उनका एक एंड जो है वो u में है और दूसरा एंड जो है वो w में। ये हमने प्रूव करना है, ये हमारा क्लेम है, इसको हम अब प्रूव करना चाह रहे हैं। ऑन कंट्रेरी सपोज करते हैं कि हमारे पास हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वर्सेस हैं v और w। ठीक है, ऑन कंट्रेरी हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वर्सेस हैं v और w जो कि v और y जो कि w में हैं और वो एज बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इस एज के दोनों एंड्स जो हैं वो W में है। हमने ऑपोजिट या ऑन कंट्रेरी सपोज किया है कि V और Y के दरमियान एक एज मौजूद है और ये दोनों एंड जो है वो Y में हैं। इसका क्या असर पड़ेगा देखते हैं जी। चूंकि हमें पता है X जो है वो U में है, हमें अभी डिस्कस किया था कि X बिलोंग टू U, X U में बिलोंग कर रहा है और V जो है वो W में है, तो DXY जो है वो ओड होगा। इसी तरह x u में है और y जो है वो w में है। ठीक है, इसलिए dxy जो है ये भी ओड होगा, क्योंकि हमने y के अंदर वो वर्सेस लिए थे जिनका डिस्टेंस x से ओड था। ठीक है, तो dxy और dxv और dxy जो है वो हमारे पास दोनों ओड नंबर होंगे। सपोज कर लेते हैं कि dxv को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2s+1 से और dxy को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2t+1 से। st इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। चूंकि हमारे पास dxv जो है वो ऑड है, यानी x और v के दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कर लेते हैं इस पाथ को हम कह रहे हैं pd। इसी तरह हमारे पास x और y के दरमियान भी एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया, इसको हम कह रहे हैं p डबल डैश कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो लाजमी तौर पर पाथ एग्जिस्ट करेगा। x और v के दरमियान एक पाथ है, उसको हमने p डैश कह लिया। x और y के दरमियान एक पाथ है, वो पाथ क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, उसको हमने p डबल डैश कह लिया। चलें, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ज़रा रिपीट कर दूँ, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी एज है उसका एक एंड जो है वो u में है, दूसरा एंड जो है वो w में है। और इस चीज़ को हम ऑन कंट्रेरी ग्रीन लाइन में आपको नजर आ रहा है, हमने सपोज किया हुआ है कि एक एज ऐसा हमें मिल गया है। अगर हमें एक एज ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके दोनों एंड जो हैं वो w में है तो क्या होगा। चलें जी, प्रूफ कंटिन्यू जी। जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे पास एक पाथ है p डैश जो x और v के दरमियान है। ठीक है, और उसकी लेंथ जो थी वो 2s+1 है। ठीक है, तो इस पाथ को हमने कह दिया v0 v1 अप टू 2s+1। ये हमारे पास xv पाथ है। इसी तरह हमने बोला था कि हमारे पास xy पाथ भी मौजूद है जिसको हमने p डबल डैश कहा था। ठीक है, तो ये भी ऑफ कोर्स x से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि ये एक xv है और दूसरा xy है, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है वो x है। x इक्वल y0 y1 yi +1 अप टू yt+1 इक्वल y। ये हमारे पास दो पाथ मौजूद हैं। देखते हैं, दो पाथ मौजूद हैं तो इनके दरमियान कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर होंगे। एक पॉइंट तो कॉमन पॉइंट तो आपको नजर आ रहा है x है। ठीक है, इसके अलावा भी इनके दरमियान कुछ कॉमन वर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि x के अलावा कोई और ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है x के अलावा बेशुमार कॉमन वर्सेस जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करें। ठीक, एग्जिस्ट करें। सपोज कर लेते हैं अमंग द वर्सेस p डैश एंड p डबल डैश हैव इन कॉमन z। हम ये कहते हैं कि यार z ऐसा वर्टेक्स है जो आखिरी वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों पाथ में। ठीक है, लास्ट कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों पाथ में। तो हमने लास्ट कॉमन वर्टेक्स z ले लिया। आगे देखते हैं, इन एनी केस सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास z जो है वो vi के इक्वल है। ठीक है,
z ने किसी ना किसी वर्टेक्स की इक्वल होना है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो कॉमन वर्टेक्स है p डैश में ये vi की इक्वल है फॉर सम इंटीजर i ग्रेटर देन 0, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जब x का और vi का डिस्टेंस लेंगे तो वो i आएगा। तो ये सिंपल इंटीजर है, देख लें जब हम x का, ये हमारे पास x है, ठीक है, इसका डिस्टेंस हम i से लेंगे तो वो vi से लेंगे तो डिस्टेंस जो आएगा वो i ही आएगा, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो चलें जब आप चलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड vi इक्वल i। हमें भी पता है कि सिंस z जो है वो कॉमन है p डैश और p डबल डैश का, तो z जो है वो p डबल डैश पे मौजूद है, z p डबल डैश पे मौजूद है, ठीक है। z vi की इक्वल है और डिस्टेंस x और zi या डिस्टेंस x या vi वो i है। z p डबल डैश में मौजूद है और हमें यह भी पता है कि p डबल डैश पे सिर्फ vi ऐसा वर्टेक्स है, रिपीट कर रहा हूँ, p डबल डैश पे सिर्फ yi ऐसा वर्टेक्स है जिसका डिस्टेंस x से जो है वो i है, यानी कि dx yi इक्वल i, ठीक है। सिर्फ p डबल डैश पे सिर्फ yi ऐसा वर्टेक्स है जिसका डिस्टेंस x से i है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि z जो है वो yi के इक्वल है। क्यों z yi के इक्वल है? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप अगर इन दोनों को कंपेरिजन करें, इक्वल करें, तो आपको पता चलेगा कि dx vi भी i है और dx yi भी i है। और हमें पता है कि z पे दो वर्सेस हैं, एक p डबल डैश पे दो वर्सेस हैं, एक z है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस i है और वो p डबल डैश पे है। इसी तरह yi जो है, ठीक है, yi सिर्फ वाहिद यूनिक वर्टेक्स है जिसका डिस्टेंस x से x से आई है, यानी कि दूसरा लफ्ज़ में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ ये भी हमारे पास आई है, ठीक है। इस बेस पे हम कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो yi है ये z के इक्वल है। चलें जी, इसके बाद हमने ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ये चीज़ हमने प्रूव की, अज्यूम की थी, ये हमने उससे इम्प्लाई करवा ली है, उससे अखज़ की है कि z जो हमने कॉमन वर्टेक्स, लास्ट कॉमन वर्टेक्स लिया था, z इक्वल vi इक्वल yi, ठीक है। यानी कि अगर मैं अपने पास पे वापस जाऊं तो ये जो वर्सेस हैं yi और vi जो है ये सेम वर्सेस हैं, कॉमन वर्टेक्स हैं जिसको हमने z कहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि हमने z इक्वल vi इक्वल yi, तो हमें एक ऐसी साइकिल मिल जाएगी जो कि yi से स्टार्ट होगी, ठीक है, yi से हो जाएगी yi प्लस 1 पे और इस तरह ये मूव कर जाएगी हमारे पास v तक। और हमने अभी जो ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज किया था वो ये था कि v और y के दरमियान एक एज मौजूद है, तो ये साइकिल vi से स्टार्ट हुई, इस तरह इसने मूव किया और फिर इस तरह मूव करते हुए अगेन वो yi पे जाएगी और yi इक्वल vi की इक्वल है, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही होगी। इसको ज़रा देख लेते हैं हमने कैसे राइट किया हुआ है। vi प्लस 1 2s प्लस 1 2t प्लस 1 से वापस y 2t पे एंड देन yi पे आके रुकेगी और हमें पता yi जो है वो vi के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं हमारा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है, तो ये एक साइकिल बन गई। अब इस साइकिल की लेंथ क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साइकिल हमें एक ऐसी मिल गई है, ठीक है, उसकी लेंथ चेक करते हैं। इसकी लेंथ चेक करने के लिए हमने क्या किया कि दिस सबस्क्रिप्ट, ठीक है, माइनस दिस वन, ठीक है, इससे जब हम माइनस करेंगे तो इस पाथ की लेंथ आ जाएगी और जब हम इसको माइनस करेंगे 2t प्लस 1 को माइनस करेंगे इस i से 2t प्लस 1 माइनस i, तो हमारे पास इस पाथ की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। प्लस 1 करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 2s प्लस 1 और y 2t प्लस 1 के दरमियान एक एज है, ये वाला एज है, ठीक है, ये एज मौजूद है, इसकी वजह से हम प्लस 1 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू s प्लस t माइनस i प्लस 1 एंड प्लस 1। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ग्राफ में एक ऐसी साइकिल मौजूद है जिसकी लेंथ ऑड आ गई है। अगर हमारे पास एक ऑड लेंथ आ गई है, ये तो हमारे अजम्पशन के अगेंस्ट है। अगेंस्ट कैसे हैं? क्योंकि हमने वेरी स्टार्टिंग में ये कंसिडर किया था कि हमारे ग्राफ में कोई भी ऑड साइकिल नहीं है।
अगर हमारे ग्राफ में एक और साइकिल आ गई है तो इसका मतलब है कि हमारी ये वाली जो असम्पशन है ये रॉन्ग हो गई है, ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि v और y w में जो हमने एडिसेंट कंसीडर किए हुए थे वो एक्चुअली नॉन एडिसेंट है। अगर वो नॉन एडिसेंट है तो यही हम प्रूव कर रहे थे कि कोई भी एज जो होगा उसका एक एंड जो है वो u में होगा और दूसरा एंड जो है वो w में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको इस प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फर्दर आपके कुछ कमेंट्स हैं या कुछ डिस्कशन है तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या आप कमेंट के ज़रिए अपना क्वेश्चन या अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि अगर आपके पास एक बाइपर टाइप ग्राफ है उसके अंदर कोई और साइकिल नहीं होगा और अगर एक ग्राफ में कोई भी और साइकिल नहीं है, तमाम साइकिल की लेंथ इवन है, तो उस ग्राफ को हम बाइपर्टाइट कहेंगे। चलें जी, हमारे पास आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन को अगर मैं रिपीट करूं तो कंप्लीट ऐसा ग्राफ जिसमें हर दो वर्सेस के दरमियान एज हो, ऐसे ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लीट बाइपर्टाइट की। इन अ बाइपर्टाइट ग्राफ जी विथ पर्टाइट सेट्स u एंड w। हमारे पास एक बाइपर्टाइट ग्राफ है, इसके दो पर्टाइट सेट्स हैं u एंड w। अगर u के हर वर्टेक्स और w के हर वर्टेक्स के दरमियान एज मौजूद है, जरा और से सुनिएगा, अगर u के हर वर्टेक्स और w के हर वर्टेक्स के दरमियान एज मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, याद रखिएगा हमने ये नहीं बोला कि हर वर्टिसेस के दरमियान हर वर्टिस क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि u और u के वर्टिस के दरमियान एच नहीं होगा, w और w के वर्टिस के दरमियान एच नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन और नोटेशन की बात करते हैं। अगर u सेट की कार्डिनैलिटी s है, w सेट की कार्डिनैलिटी t है, तो हमारे पास नोटेशन कंप्लीट बाइपर्टाइट की होगी KST या फिर KTS। और अगर इसमें से S या T हमारे पास एक हो जाता है तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं ये स्टार ग्राफ है। सबसे पहले हम जरा कंप्लीट बाइपर्टाइट की एग्जांपल देख लें। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बाइपर्टाइट ग्राफ है, यह हमारे पास U है, ये हमारे पास W है। U का हर वर्टेक्स W के हर वर्टेक्स से एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब है कि U के हर वर्टेक्स और W के हर वर्टेक्स के दरमियान एक एज मौजूद है। आप देख सकते हैं अगर मैं इस एज की वर्टेक्स की बात करूं, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी और इससे भी। इसी तरह मैं इसकी बात करूं, ये भी ऊपर वाले चारों से एडजेसेंट है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है जिसकी नोटेशन हमारे पास K43 है, क्योंकि U की कार्डिनैलिटी हमारे पास 4 है, सॉरी W की कार्डिनैलिटी 4 है और U की 3 है। इसी तरह अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास u की कार्डिनैलिटी 1 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का बनेगा और इस तरह का ग्राफ को हम स्टार ग्राफ भी कहते हैं। चलें जी, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन का सिलसिला था। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सरसाइज हैं, इजी एक्सरसाइज हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। पहली एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है, जरा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज हमें ये कह रही है कि हमारे पास अगर जी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, अगर जी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो जी कॉम्प्लीमेंट के हर दो वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस 1 होगा या 2 होगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है अगर आपका जी डिस्कनेक्टेड है। तो अगर जी डिस्कनेक्टेड है तो जी कॉम्प्लीमेंट लाजमी तौर पर कनेक्टेड होगा, ये हमने भी प्रूव किया। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दो ग्राफ गिवन है, आपने इनको रीड्रा करना है u और w की पर्टाइट की फॉर्म में, जैसे हमने एग्जांपल देखी। अगर वो बाइपर्टाइट है तो, और अगर वो बाइपर्टाइट नहीं है तो आपने वो रीज़न बतानी है कि ये ग्राफ क्यों बाइपर्टाइट नहीं है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसका वर्टेक्स सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और दो इंटीजर्स के दरमियान या दो वर्सेस के दरमियान एज मौजूद होगा अगर उनका सम जो है वो ओड होगा। ठीक है, अगर उनका सम ओड होगा तो एज आ जाएगा। तो आपने सिर्फ ये बताना है कुछ ग्राफ ड्रा करके कि इस तरह का जो ग्राफ वो है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। डेफिनेटली वो फैमिली वही होगी जो हमने आज डिस्कशन की है।
ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, कुछ एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की काफ़ी हद तक समझ आई होगी। इसको ज़रूर लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, सारा देखिएगा। कुछ आपकी क्यूरीज होंगी, कुछ कमेंट्स होंगे, तो इंशाल्लाह हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे और फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। चलें, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।